हाँ बच्चों, हम लोग सेंटर ऑफ मास के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ TYJ1 एक बैच होता है, उसमें हमने इसको दिया था, 11वीं क्लास का बैच है और ये बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है, बेस्ट क्वेश्चंस है। जेई मेंस एडवांस लेवल के भी इसमें क्वेश्चंस हैं, एज वेल एज नीट। तो आप सबके लिए इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ लीजिए, फिर सॉल्व करिए, फिर इसका वीडियो सोल्यूशन देखिए और आप इसको दोस्तों को भी अपने बताइए, वो भी ट्राई करें। रिलेटिव्स जो दूर आपके कहीं रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो पार्ट ऑफ अविरल फैमिली नहीं है डायरेक्टली, बट वो इनडायरेक्टली थ्रू यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, वो सारे बच्चे जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्कूल में कमांड करना चाहते हैं, स्कूल सिलेबस, जो आगे चल के IIT जैसे बड़े एग्जाम या नीट जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सबके लिए ये प्लेटफॉर्म है। आई होप आपको मजा आएगा। तो मैंने एक बेसिक सा थोड़ा टाइम बचाने के लिए कुछ ड्रॉ कर लिया है, जहां नहीं था वहां नहीं लिखा है डायग्राम। पहला क्वेश्चन है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली यानी इक्वल मास ओवर अ थिन ट्रायंगुलर प्लेट एंड पोजीशन ऑफ टू वर्टिसेस आर गिवन। What is the position of third vertices if center of mass of the plate lies at the origin? तो दो पोजीशन है, 1 और 3 और है 2n-4। तो तीसरा पोजीशन मान लेते हैं x and y। अब बेटा x सेंटर ऑफ मास दिया हुआ ओरिजिन, ये होगा m1x1, m इक्वल है m2x2, m इक्वल है m3x3 अपॉन 3m। 1 ये वाला x कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने। अब ये हो जाएगा 3 प्लस m अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -3। आई एम सॉरी, m तो कैंसिल हो गया है, x बचा, सॉरी x बचा और x कोऑर्डिनेट हो गया -3। अब चारों ऑप्शन में देखना -3, अरे -3 सिर्फ एक ऑप्शन C ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन चलो मैं तो डिस्कस कर रहा हूं, मैं y सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेता हूं, विच इज ऑल्सो 0। तो ये कोऑर्डिनेट भी निकाल देता हूं, m1y1 m2y2 m3y3 अपॉन 3m इज 0। तो ये हो गया -1 प्लस y अपॉन 3 इज 0, तो y इज 1। तो कोऑर्डिनेट हुआ -3 1। ये आंसर हो गया। कितना इजी था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, 4 बॉडीज ऑफ मासेस 2, 3, 5 एंड 8 kg आर प्लेस्ड 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2m। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी। अब ये तो पता नहीं है किसके रेफरेंस में, तो थोड़ा सा यहां पे जंक्शन लेना पड़ेगा कि मान लो अगर हम 2 को सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन पे मान लें, स्क्वायर का साइड 2 है। अब ये 2 kg, 3 kg, 5 kg एंड ये 8 kg। तो एक्स सेंटर ऑफ मास m1, ये 0 0, मान लो यही ओरिजिन है, तो 6 यहां लिख देता हूं। m1x1 2 इंटू 0, m2x1 2 3 इंटू 2, m3 5 इंटू x2 है और ये 0 पे ही लाई करेगा अपॉन टोटल मास। टोटल मास है 8 2 10 एंड 5 एंड 3 18। तो ये आ जाएगा बेटा 3 2 6 एंड 10 16 अपॉन 18। तो ये हो गया 8/9। चलो 8/9 मैच हो रहा है, तो देयर में भी आंसर। बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि पहला वाला मास ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप लोग जानते हो IIT इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, वो पेपर बनाता है तो उसमें मिस्टेक्स आ जाते हैं। तो अगर यही कोई एग्जाम आ गया, जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, बिलीव मी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, तो इससे पहले जब सॉल्व कर रहा हूं, इससे पहले क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था, तो मैंने माना 2-0 पे, क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए। मेरी क्लास में सेंटर ऑफ मास वाली क्लास में एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन है, उसमें 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg लिया था।
तो उस हिसाब से 8/9 आया। अब वाई सेंटर ऑफ मास के लिए मेरे पास ये स्पेस आ गया है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 था, इसका 2 0, इसका 2 2, इसका 0 2, तो y कोऑर्डिनेट 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, 5 इंटू 2, 8 इंटू 2 अपॉन टोटल मास 18, तो 10 और 16 26 अपॉन 18, तो 13 अपॉन 9 इज द राइट आंसर। तो 8/9 x कोऑर्डिनेट हो गया, 13/9 तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया ये ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड, अ यूनिफॉर्म मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r इज टेकन आउट ऑफ इट इफ द डिस्क ऑफ डायमीटर टेकन एंड आउट ऑफ इट। अच्छा, थोड़ा लैंग्वेज में कॉमा का डिफरेंस है। मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r is taken out and a disc of diameter r is cut from the end. The center of mass of remaining part will be. तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लैंग्वेज नहीं दिया है। एक डिस्क है ये जिसका रेडियस r है। अब बेटा इसमें से अगर मैं r रेडियस है इसका, r डायामीटर का एक डिस्क कट कर दूं, r डायामीटर का एक डिस्क कट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? r डायामीटर का एक डिस्क अगर कट कर दिया जाए तो r/6 पीछे चला जाता है। इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली टाइम के साथ और कौन सा वीडियो है मैं आपको दे दूंगा, क्लिक करना और उसी टाइम पे जाना, विल गेट द सॉल्यूशन, क्योंकि ये मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। -r/6। अगला है स्फेरिकल हॉलो इज मेड इन अ लेड स्फीयर ऑफ रेडियस r such that its surface touches the outside sphere of lead sphere and passes through center. What is the shift in the center of mass of lead sphere? तो यार इसी डिस्क को इन्होंने लेड और थोड़ा सा नाम देके लैंग्वेज बदल दिया है। कुछ नहीं है, ये स्फीयर बना लिया। चौथे क्वेश्चन में इसको स्फीयर बना लिया, एक बड़े स्फीयर से एक छोटा स्फीयर कट किया, तो सेंटर ऑफ मास पीछे कितना शिफ्ट हो जाएगा एग्जैक्टली इसको भी सॉल्व करा रखा है, r/14। तो इसका आंसर r/14 है। आ जाते हैं पांचवा, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम O। तो देख बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है, इसको एक अलग बॉडी मान लो, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में, यानी y एक्सिस तो वहीं रहेगा, x एक्सिस नीचे की तरफ आएगा। तो 4 ऑप्शन है, नीचे की तरफ आएगा, एक है 7 मीटर, तो यहां से एक्चुअल डिस्टेंस 7 मीटर इसका है, इसका सेंटर ऑफ मास तो 7 से कम ही होगा और 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा और 7, तो पहला ऑप्शन दिया था 7 मीटर में है ये, 2.741, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। अब इसका तुम्हें एक मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर 2 डायमेंशनल हो तो एरिया भी लिख सकते हो। अच्छा, हमें y कंपोनेंट देखना है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। एरिया है 16, y1 0, इसका एरिया है 6 × 3 3 6, 2 ही है इसका साइड, तो 12, और ये इससे नीचे आ रहा है 7 मीटर नीचे, अपॉन टोटल एरिया 16 और 12 28, तो -12 इंटू 7 अपॉन 28, तो ये हो गया y सेंटर ऑफ मास है, और ये हो गया -3 आ गया, -3 आ रहा है, बट आंसर है -3, तो कोई है नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 2 12, तो ये तो श्योर हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे है, ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो 8 इंटू 0, इसी को हम x एक्सिस और y एक्सिस का ओरिजिन मान ले रहे हैं ये। अब दूसरे का सेंटर ऑफ मास उससे ठीक नीचे, अच्छा ये गड़बड़ किया मैंने, ये 3 है, ये 1 है, तो 4 नीचे आया, मैंने 7 गलत लिखा, ये 4 नीचे आया, -4,
तो ये हो गया -12/7, तो ये हो जाएगा और ये हो गया 6 + 28 हो गया और ये 4 नीचे, दैट इज ट्रू। तो 4 7 जा 28 और ये आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 1.7 आया बेटा। अब O से 1.7 नीचे आ रहा है। अब ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, इसमें एक मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, बिकॉज मैंने जो सॉल्व किया कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, फिर से चेक कर लेता हूं। AY 0 है, उसके नीचे ये 6 है, उसके आधे पे सेंटर ऑफ मास, यहां से 1 नीचे आया तो 4 आ गया, -4 माइनस इधर कर लिया, 4 और नीचे A1 + A2, तो 6 × 2 12, 8 × 2 16, तो 12 और 16 28 हो गया, 4 7 जा 28। और या ऐसे लिख सकता था मैं, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर कोई मिस्टेक है तो यहां पे है। आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन। अ सिलेंडर हैज कंस्ट्रक्टेड अ टॉय एज शोन इन फिगर, अ कारपेंटर हैज कंस्ट्रक्टेड अ टॉय एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम दैट ऑफ द कोन, इसकी डेंसिटी से 12 गुना ज्यादा है। तो मैं स्पेस बना लूं, डेंसिटी उसकी 12 गुना ज्यादा है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टॉय इज गिवन बाय ओ से पूछा गया है, तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास हाइट के 4th पार्ट पे, यानी यहां से R। इसका ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो। कोण जो है ओरिजिन यहां मान लेते हैं, यहीं से डिस्टेंस पूछा है। अच्छा ये देखो, लाइन O2 और O का लाइन सेम है, तो जितना लेफ्ट है उतना राइट है, जितना लेफ्ट है उतना राइट है, तो x डायरेक्शन में वेरी नहीं करेगा, y में वेरी करेगा। अब मास, इसको मैं 2 बोलूंगा, इसको 1 बोलूंगा। मास ऑफ स्फीयर मान लेते हैं, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी है 12 टाइम डेंसिटी ऑफ 1 और वॉल्यूम है 4/3 πr³। तो बेटा ये हो गया, ये 4, या ऐसा करता हूं /3 रहने देता हूं, वहां भी /3 आएगा, तो 48/3 ρ1 πr³। ये M2 है। M1 देख लेते हैं। ρ1 एंड वॉल्यूम होता है πr²h। h क्या है? 4r है, तो ये हो गया 4r² ρ1 और ये आया 4 अलग कर लेता हूं, ρ1 πr² 4/3। अब M1 को अगर मैं M मान लूं तो M2 क्या हो जाएगा? अरे वेरी नाइस, M2 हो जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड करूं M2/M1 तो 48/3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, अपॉन 4/3। जो डेंसिटी का रेशियो है वही मास का रेशियो है, तो M1 को M मान लेते हैं, M2 को 12M मान लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, यहां लिख देता हूं Y सेंटर ऑफ मास M1 इंटू सेंटर ऑफ मास h/4 पे होता है नीचे से कोन में, सॉलिड कोन में, तो h है 4r/4, r हो जाएगा, M2 हो जाएगा 5r अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 तो M हो गया बेटा, M2 हो गया 12, तो ये 12 × 5 60 अपॉन ये 13,
तो 61/13 R, तो 13 4 जा, ये हो गया 0.9 आया, 0.7 अप्रॉक्स, 4.7 m के आसपास आ रहा है, और ऑप्शन में है 4R, 5R आ रहा है। एग्जैक्टली 5 लिखते हैं तो यहां पहुंच जाते हैं, तो उससे नीचे ही है, तो कोई भी ऑप्शन एग्जैक्टली सही नहीं है इसमें। ऑप्शन दिया 4R, तो आप इसको देख लेना, आंसर यही है। ऑप्शन मेरे पास जो है उसमें मैच नहीं कर रहा कोई भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Two blocks masses 5 kg, 2 kg are placed on frictionless surface and connected by string. An external kick gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of lighter one. The velocity gained by center of mass. अब यार इसको अगर मैं 14 मीटर पर सेकेंड देता हूं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वैसे उसकी वेलोसिटी होती है, तो 70/7, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ डॉग वेइंग 10 मीटर पर सेकेंड का ऑप्शन है। 5 kg स्टैंडिंग ऑन ए फ्लैट बोट दैट इट इज 10 मीटर फ्रॉम द शोर। अब यहां पे मान लो एक बोट, एक डॉग है, ऐसे 10 मीटर है, 4 मीटर वो टूवर्ड शोर आ रहा है, एंड देन हॉल्ट। इसका मास 5 kg है और ये 20 kg है। अब 4 मीटर अगर आ रहा है तो किनारे से वो कितना दूर है? तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन हो गया, 10 मीटर यहां से है। अब ये 4 मीटर इधर आएगा, इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास वही रहने वाला। मान लो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, यहां से ये दूरी मान लो सपोज करो x है और ये 10 है, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियल हो गया 5 इंटू 10, 20 इंटू एक्स अपॉन 5 प्लस 20, 5 प्लस 20, तो ये बना 50 प्लस 20x अपॉन 25। जब ये 4 मीटर इधर आता है तो ये मान लो x1 पीछे चला जाता है 4 मीटर, बिकॉज आपको पता है मैं आगे जाऊंगा तो मैं जिस पे खड़ा हूं वो पीछे जाएगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अब मान लो ये कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा ये किनारे आया तो बोट पीछे चला गया, ये 4 मीटर और इधर आया तो बोट अपनी जगह से x1 खिसक गया। तो अब नया सेंटर ऑफ मास होगा, बोट ये बंदा 4 कम आया तो पहले 10 था, तो अब 4 आया 6 हो गया, लेकिन x1 पीछे चला गया तो 6 प्लस x1 हो गया। बोट पहले था 20 पे, अब बोट आगे चला गया तो सॉरी बोट x पे था तो x प्लस x1 पे हो गया अपॉन टोटल मास 25। दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदलता बेटा। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। डॉग इधर आएगा, बोट उधर चला जाएगा, तो उधर मान लो x1 चला गया, ये खिसक गया आगे x1, तो सारी पोजीशन x1 दूर हो गई। अब डॉग पहले 10 पे था, अब 4 आगे आ गया तो एक्चुअल 6 पे होना चाहिए, लेकिन बोट x1 पीछे चला गया तो 6 प्लस x1 हो गया। पहले बोट का खुद का सेंटर x डिस्टेंस पे था, अब x1 आगे चला गया तो x प्लस x1 हो गया। तो मैंने सारे पोजीशन को x प्लस x1 कर दिया। अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 50 प्लस 20x अपॉन 25, ये हो गया, इसको सॉल्व करो, 30 प्लस 5x1 प्लस 20x प्लस 20x1 अपॉन 25। अब सॉल्व करो तो ये 20 प्लस 20x इज इक्वल टू, ये मैंने 20 इसमें से 50 में से 30 माइनस करके 20 लिख दिया। अब ये 5x1 और 20x1 तो 25x1 प्लस 20x, तो बेटा 20x तो गया,
तो x1 आया 20/25, तो 20/25 यानी 4/5, यानी 0.8 मीटर खिसक गया। तो अब जो डॉग है उसका डिस्टेंस 6 प्लस x1 है, यानी 6 प्लस 0.8 मीटर, यानी आ गया 6.8 मीटर डॉग दूर होगा। यस, देयर इज एग्जैक्ट आंसर। 9 से लेके 16 तक 15 तक सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन जरा सुनना, आप लोग क्वेश्चन किए होंगे, मेरे सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन है। अ मास ऑफ मैन m क्लाइम्स अ रोप ऑफ लेंथ l सस्पेंडेड बिलो अ बलून ऑफ मास m। एक बलून है ऐसे, यहां पे एक बंदा ऐसे चढ़ रहा है, मंकी मत समझ लेना, इसका लेंथ l है, इसका मास कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है। If the man begins to climb up the rope at a speed v relative to the rope, मतलब in what direction with what speed relative to ground will the balloon move? ये ऊपर जाएगा तो बलून नीचे आएगा, so that center of mass वही रहे। अब बेटा ऐसे केस में आप लोग को पता है पूरा सोल्यूशन है mvr/m+m, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है। तो सीधे सीधे एक ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, अपनी क्लास में मिस कर गया था, बताना कई बार भूल जाता है कुछ चीजें। एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड दैट द स्पीड ऑफ b इज 2v, देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक मास है m, एक मास है 2m, दिया भी नहीं है देखो, मतलब ये यहां भी अगर दे देता मैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता, ये 2m ये m या m2m अपने आप म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहे हैं। बेटा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, फोर्स नहीं लगता किसी बॉडी पे, तो इंटरनल म्यूचुअल फोर्स से उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। तो एट द इंस्टेंट व्हेन दिस वेलोसिटी इज v, दिस वेलोसिटी 2v या कुछ और बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। तो बस इसलिए मैंने लिखा नहीं कुछ। एक फोर्स है, इफ ए फोर्स एट 10i 15j 25k act on a system and gives acceleration 2i 3j minus 5k, देन मास कितना है सिस्टम का। तो बेटा फोर्स निकाल लेते हैं। $225 और 15 का 225 एंड 25 का 625, तो ये हो गया 950 हो गया। एक्सेलरेशन 4 + 9 + 25 38 हो गया। मास अगर लिखें हम लोग तो अगर सॉल्व किया जाए, कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो सकता है। अब इसको अगर सॉल्व करो 950/38, तो पहला दिमाग जाता है कि आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 4 7 और ये 5 475। इसके बाद तो और नहीं ब्रेक होने वाला। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आप निकाल सकते हो। 12वां क्वेश्चन देखो। टू मासेस, टू बॉडीज 10 kg 2 kg आर मूविंग विद वेलोसिटी दिस एंड दिस, वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो बेटा जरा हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का। आर सेंटर ऑफ मास m1 r1 m2 r2/m1 + m1 m2। x y z अलग अलग मत करो, एक साथ कर देते हैं। m1 है 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 20i - 70j
प्लस 30K प्लस M2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 20I प्लस 70J माइनस 6K अपॉन टोटल मास 30। तो देख बेटा ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 24K अपॉन 30, 24K अपॉन 30। ऑप्शन में तो 2K दिया हुआ है बट 2K तो है नहीं। फिर से एक बार चेक करो, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करते तो 30 होता है, यहां 2 से तो माइनस 6 ही है ना, हाँ -3। टोटल मास 12 है, हम सॉरी 12 है, ये 12 है, तो 2K इज द राइट आंसर। सीधे सीधे आंसर था। अब आ जाते हैं 13 पे। 13 यहां है, पार्टिकल ऑफ मासेस m2m 3m 4m, इस तरह से लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज इन सेंटीमीटर। इन सेंटीमीटर, सारा कुछ मीटर में दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, m1 l1 m2 l2 m3 l3 m1 प्लस m2, एक चेन बन रहा है, सीरीज बन रही है। अब सीरीज बन रही है ऊपर, तो मैं एक काम करो ml कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। नीचे आप m कॉमन लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। ये कॉपी करिए आप लोग। तो बस इसके बाद बेटा मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं, जीपीए और एपी आप लोग जानते होंगे। बायो ग्रुप में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, किसी भी हालत में बायो ग्रुप में क्वेश्चन नहीं आने वाला, भूल जाना, पिछले 10-20 सालों का स्टडी है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या आएगा, जो जेई वाले बच्चे हैं उनको, जो 11वीं वाले होंगे पता नहीं सीरीज पढ़ाई गई या नहीं पढ़ाई गई, लेकिन जेई वाले बच्चों को जो 12th है उनको सीरीज जरूर पढ़ाई गई होगी। एम तो कैंसिल ही हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा L/3। मीटर में ही आंसर है, बिकॉज ऑप्शन मीटर में ही मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया सीरीज बेस्ड। सीरीज याद करके जीपीएपी जो पढ़ेगा वही कर पाएगा। अब मैं सीरीज नहीं पढ़ाने वाला हूं, यहां पे मैथ्स के टीचर आपको बता देंगे। अब आ जाते हैं 14। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वन इज एट रेस्ट, अदर पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन a। तो एक रेस्ट पे है, एक का एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अरे देखो ना, कई बार टफ क्वेश्चन के बाद एकाएक बहुत इजी, टफ इसलिए बोल रहा हूं कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, अदरवाइज कोई टफ नहीं है, बट कैलकुलेटिव है, उसके बाद बिल्कुल हलवा क्वेश्चन मिल जाता है आपको। देखो आंसर a/2 आ गया। तो कई बार आप गैस नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते इतना इजी क्वेश्चन आएगा। अब आखिरी क्वेश्चन को मैं स्पेस बना लूं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसे इंपॉर्टेंट रेट करता हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस में आया हुआ है, मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी, और आता रहता है डायरेक्टली थोड़ा बहुत इधर उधर करके। इसको मैं ब्लू कलर से सॉल्व कर देता हूं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तुम्हें पता है ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ऐसे आएगा ए और ये ऐसे जाएगा ए ऊपर। तो एक्सेलरेशन है नेट पुलिंग फोर्स, पढ़ा चुका हूं, अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, 2mg अपॉन 4m, g/2 एक्सेलरेशन हो गया, बट सेंटर ऑफ मास का नहीं, एक ऑप्शन g/2 होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। मान लो ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलता हूं m × a, नीचे वाले को नेगेटिव बोलना पड़ेगा अपॉन टोटल मास। तो ma माइनस 3ma तो 2ma, तो माइनस a/2 और a है g/2, नीचे की तरफ g/4 सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हुआ। तो बड़ा ही कॉमन और बढ़िया क्वेश्चन था। तो ओवरऑल ये जो टेस्ट पेपर था वो बैलेंस्ड पेपर था। जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के भी कुछ क्वेश्चंस थे, 5-6 मेन के भी थे,
नीट का टफ टेप पेपर था, नीट के लेवल पे थोड़ा सा अपर पेपर था, 5-6 क्वेश्चन एग्जैक्टली नीट के लेवल के थे, अदरवाइज सारे नीट के लेवल के थोड़ा ऊपर थे। बट वो सारे बच्चे जो टॉप रैंक एक्सपेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं, उनको तो बढ़िया था उनके लिए पेपर ये। थैंक यू वेरी मच।